नमस्कार, एक्जिलियन अकेडमी में आपका स्वागत है। हम जो सीरीज चालू कर रहे हैं उसका नाम है सोशियोलॉजी वाया माइंड मैप, जिसमें हम यूजीसी नेट दिसंबर 2025 को टारगेट करते हुए अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें कल हमने अपने जो सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं उनकी शुरुआत की थी और उसमें आज हम दूसरे थिंकर के ऊपर आए हैं। इनका नाम है इमाइल दुर्खाइम और ये बहुत महत्वपूर्ण थिंकर हैं सोशियोलॉजी के। इनके अगर हम परिचय और महत्व की बात करें तो इनको शैक्षणिक समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। यानी इसमें हम एजुकेशनल सोशियोलॉजी के फादर को के तौर पे इनको देखते हैं। इन्हें शैक्षणिक समाजशास्त्र का जनक माना जाता है और इन्हें आधुनिक समाजशास्त्र का वास्तुकार भी माना जाता है। इनका जो जीवन काल था, इनका जो जन्म हुआ वह था 1858 में, जो कि एपिनाले फ्रांस में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी 1917 में। ठीक है। अब हम इनके बारे में थोड़ा समझें तो ये जानने को मिलता है कि इमानुएल दुर्खाइम आधुनिक समाजशास्त्र के संस्थापक पिताओं में से एक थे। इनसे पहले अगस्ट कॉम्टे ने भी समाजशास्त्र की नींव रखने की कोशिश की थी। तो एक ऐसे विचारक जिन्होंने समाज के ताने बाने को वैज्ञानिक रूप से समझने की कोशिश की थी। इन्होंने पॉजिटिविस्ट मेथड को अपनाया था और इन्होंने उस समय काम किया जब औद्योगिक क्रांति के कारण फ्रांस तेजी से बदल रहा था। ठीक है। पारंपरिक समाज शहरी औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में बदल रहा था। इन बदलावों के बीच उन्होंने देखा कि देश अमीर तो हो रहा है लेकिन लोग अक्सर अधिक दुखी हो रहे हैं। ठीक है। और इन्होंने समाज को स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने की कोशिश की थी। इनका जो सोसाइटी का दृष्टिकोण था वह यह था कि सोसाइटी इज अ सुई जेनिरस, यानी कि यह अपने आप में अद्वितीय है और अपने आप में पैदा होने वाली और बढ़ने वाली चीज है। ठीक है। और समग्र अपने भागों के योग से बड़ा है, मतलब इट इज नॉट जस्ट द इट्स पार्ट व्हाट इट हैव, बट इट इज मोर देन दैट। दुर्कheim का जो बौद्धिक मिशन एक केंद्रीय प्रश्न का उत्तर खोजने पर केंद्रित था, जैसे कि समाज को क्या चीज एक साथ जोड़े रखती है। यह सवाल उनके सभी प्रमुख कार्य का मार्गदर्शन करता है। और उन्होंने यह भी समझने की कोशिश की कि भारी बदलावों के दौर में भी समाज कैसे टिका रहता है और जब यह बंधन कमजोर पड़ता है तो वो क्या होता है। ठीक है। इनके कुछ जो महत्वपूर्ण बुक्स और कार्य थे वो थे, इन्होंने द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में लिखा था। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 में लिखा था। सुसाइड जो इन्होंने लिखा वो 1897 में, जिसमें इन्होंने कंपैरेटिव मेथड का इस्तेमाल किया था। एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 और एनी सोशियोलॉजी, ये एक इनका जर्नल था जो 1896 में लॉन्च हुआ था। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अगर हम इमानुएल दुर्कheim के बारे में बात करें तो इनके जो फाउंडेशनल विचारों को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो इन्होंने इनके तीन मेन विचार थे, जैसे कि सोशल फैक्ट यानी सामाजिक तथ्य, जो समाजशास्त्र का मूल अध्ययन विषय भी कहा जा सकता है। दूसरा है एकजुटता के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ सॉलिडरिटी, समाज को जोड़ने वाली जो ग्लू है वो, इसको हम ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी और मैकेनिकल सॉलिडरिटी के तौर पे देखते हैं। और तीसरा है आत्महत्या यानी सुसाइड, एक व्यक्ति कार्य का सामाजिक व्यक्तिगत कार्य का सामाजिक विश्लेषण। तो सबसे पहले जो है इनका आता है समाज का आधार यानी सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य। ठीक है। तो सामाजिक तथ्य जो है वो अध्ययन की विषय वस्तु थी इनकी, मतलब मेन जो है एजुकेशनल का स्टडी मैटर था वो सोशल फैक्ट था। इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो ये बोलता है कि जो कार्य करने, सोचने और महसूस करने के तरीके जो व्यक्ति के बाहरी होता है, मतलब व्यक्ति के लिए बाहरी होता है, ना कि उसके इंटरनल, और जो उस पर एक बाध्यकारी शक्ति डालता है। ये समाज के लिखे और अनलिखे नियम होते हैं जिनमें हम पैदा होते हैं और हम इन्हें
बनाते नहीं हैं, हम इन्हें विरासत में पाते हैं। जैसे कि जो नियम कानून, जैसे हम किस कास्ट में पैदा हुए हैं और हम किस गोत्र में पैदा हुए हैं, या हमारे शादी किस रूल से होगी, हम किस फैमिली में पैदा हुए हैं, और सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन जो चल रहे हैं, जो हमने नहीं बनाए, जो पहले से चलते आ रहे हैं, वो सब इसमें इसकी परिभाषा में आते हैं। जैसे कि इसका एक सिंपल अगर हम उदाहरण देखें, तो भारत में दिवाली या होली जैसा प्रमुख त्योहार मनाना एक सामाजिक तथ्य है। किसी एक व्यक्ति के मन में यह विचार नहीं आया कि उपहारों का आदान प्रदान किया जाना चाहिए या विशेष अनुष्ठान किए जाने चाहिए। यह दबाव समाज से आता है, भले ही कोई व्यक्ति इसमें भाग ले ना ले, चाहे फिर उसे ऐसा करने के लिए सामाजिक दबाव महसूस होता हो। ठीक है। सामाजिक तथ्यों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो चार हैं। EXIC। ई का मतलब है एक्सटर्नलिटी, सी का मतलब है कोहेसिवनेस, जी का मतलब है जनरलिटी, और आई का मतलब है इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले है इसका बाहरीता, यानी जो भी चीज होगी वो एक्सटर्नल होगी। जैसे कि सामाजिक तथ्य किसी एक व्यक्ति के बाहर मौजूद होते हैं, वे हमारे जन्म से पहले भी थे और हमारे मरने के बाद भी रहेंगे। हम उन्हें नहीं बनाते, हम उन्हें विरासत में पाते हैं। हिंदी भाषा किसी भी मौजूदा व्यक्ति के वक्ता के बहुत पहले से मौजूद थी और उनके जाने के बाद भी मौजूद रहेगी। यह व्यक्ति के लिए बाहरी है। ठीक है। दूसरा है बाध्यता, यानी कोर्सन। इसका मतलब है कि समाज तथ्यों का पालन करने के लिए हम पर दबाव डालता है। यदि हम विरोध करते हैं तो वह हमें अजीब नजर से देखे जाने या उपहास के लिए कानूनी सजा तक के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें, तो करेंसी है, मुद्रा है। मुद्रा का उपयोग एक सामाजिक तथ्य है। अगर कोई व्यक्ति डॉलर का इस्तेमाल भारत के आम बाजार में करना चाहेगा तो वह इसको नहीं कर सकेगा, क्योंकि यह समाज के नियमों का उल्लंघन होगा। ठीक है। तीसरा है जनरलिटी। जनरलिटी ये नियम या व्यवहार के तरीके किसी एक या दो लोगों पर नहीं, बल्कि दिए गए समाज के सभी लोगों पर लागू होते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं डॉलर का इस्तेमाल करना चाहूँ और मैं नहीं कर सकता परंतु कोई और कर सकता है। ये भी अ, लागू होगा कि सभी नियम कानून सभी लोगों के लिए बराबर हो। और चौथा है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंस, जिसमें हम सामाजिक तथ्य किसी भी व्यक्ति के जीवन या मृत्यु से स्वतंत्र होते हैं। वे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। जैसे कि जब गौतम बुद्ध, जिनको बौद्ध धर्म का गुरु माना जाता है, उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म का खात्मा नहीं हुआ, बल्कि वह आगे अन्य अनेक लाखों लोगों तक फैला और उन्होंने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। अब अगर हम बात करें प्रकार की, तो इसको चार प्रकार में विभाजित किया गया है। जैसे कि सबसे पहले मटेरियल। मटेरियल जो होते हैं भौतिक, इसको हम अगर देखें तो इसमें आता है कानून यानी लॉ, या ब्यूरोक्रेसी यानी जो हमारे कानून बनाने वाले हैं, या धर्म की भौतिक वस्तुएं, यानी कि जो चीजें समाज से जुड़ी तो हो गई हैं पर वह हमें कंट्रोल करती हैं बाय रूल्स एंड रेगुलेशन। उसके बाद आ जाता है नॉन मेटेरियल। नॉन मेटेरियल मतलब नॉर्म्स, वैल्यूज एंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, मतलब जो नियम कानून समाज ने बना रखे हैं। और वैल्यूज जैसे कि बड़ों का आदर करना चाहिए, या फिर कोई चोरी करना गलत है, ये वैल्यूज हैं जिनको समाज में एक आमतौर पर एक इंसान फॉलो करता है या करनी चाहिए। उसके बाद तीसरा है सामूहिक चेतना, यानी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक समाज एक सामूहिक चेतना से कार्य नहीं करेगा तो फिर उसके बिखरने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उसके बाद जो तीसरा इसका विषय है वह है नॉर्मल। मेटेरियल नॉन मेटेरियल के बाद तीसरा है नॉर्मल। नॉर्मल वो होती हैं जैसे समाज को सामान्य रूप से चलाने में जो सहायक हैं, वह विषय वस्तु, और अपराध की एक हद तक सामान्यता। यानी कि ऐसा नहीं होता कि किसी को हम कोई छोटा मोटा थप्पड़ वगैरह मार दे या कुछ किसी से कहा सुनी हो जाए तो उसके लिए हमें मौत की सजा दी जाए।
हाँ, और इसका आखिरी भाग है, आखिरी प्रकार है पैथोलॉजिकल, यानी जो क्राइम, डकैती और सुसाइड के जो विषय हैं वे सब पैथोलॉजिकल में आते हैं। अब अगर हम इनको याद करने के लिए देखें तो हम इसको याद कर सकते हैं ECIG के निमोनिक्स के तहत, जिसका मतलब होता है एक्सटर्नलिटी, कोर्सन, जनरलिटी, इंडिपेंडेंस। ठीक है। अब हम जानते हैं कि समाज इन सामाजिक तथ्यों से बना है। तो आओ आगे हम देखेंगे कि दुर्खीम ने कैसे समझाया कि ये तथ्य विभिन्न प्रकार के समाजों को एक साथ कैसे जोड़ते हैं, यानी हाउ दिस एक्ट एज अ सॉलिडेरिटी। तो इसमें हम सॉलिडेरिटी को दो प्रकार से देखते हैं, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। मैकेनिकल सॉलिडेरिटी जो है वो नॉर्मल समाज में जो आदिम समाज है उसका एक हिस्सा मानी जाती है। यानी कि पहले हम अगर सॉलिडेरिटी को देखें तो सॉलिडेरिटी दुर्कheim का वह शब्द है जिसका उपयोग उन्होंने उस समाज सामंजस्य के लिए किया था जो एक समाज को जोड़े रखता है। उन्होंने तर्क दिया कि समाज में श्रम का विभाजन के आधार पर दो मौलिक रूप से विभिन्न प्रकार की एकजुटता होती है। सबसे पहले है यांत्रिक बनाम समावेशी एकजुटता, यानी यांत्रिक यानी मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, और सावी यानी ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। ठीक है। अब अगर हम मैकेनिकल सॉलिडेरिटी को देखें तो इसमें जो है सोसाइटी, सिंपल सोसाइटी को माना जाता है, यानी कि जो पूरा औद्योगिक जैसे गांव और जनजातियां। जबकि दूसरे में ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में जो है वो सोसाइटी को जटिल और आधुनिक समाज के तौर पे देखा जाता है। अब मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में जो भी वो माने जो समाज है जिसमें कार्य का कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम है और एक ही इंसान बहुत सारे कार्य कर सकता है। लेकिन ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और स्पेशलाइजेशन इंक्रीज हो जाती है। एक व्यक्ति केवल एक ही कार्य में निपुण होता है और वह उस कार्य को करने के लिए उस व्यक्ति का होना ही जरूरी है। अच्छा, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में श्रम का विभाजन नहीं है, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में श्रम का विभाजन है। और ऑर्गेनिकल सॉलिडेरिटी में जो है वो इंटरडिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, जबकि मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में सामूहिक चेतना मजबूत है। श्रम का विभाजन सरल मुख्य रूप से उम्र और लिंग के आधारित होता है, कोई विशेषज्ञता नहीं होती, जटिल और अत्यधिक विशिष्ट होता है। हर किसी का एक अलग काम होता है, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर। सामूहिक चेतना मजबूत होती है, साझा विकास और नैतिकता समाज पर हावी होती है। व्यक्तिगत चेतना और मतभेद अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें अब अगर हम बात करें श्रम विभाजन की, तो श्रम विभाजन में को इमाइल दुर्कheim ने बताया है कि जैसे इन्होंने अपनी बुक डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में इसका जिक्र किया है और इसको आधुनिक समाज का बाइंडिंग ग्लू के तौर पे देखा गया है। इसको इनसे पहले एडम स्मिथ, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है इनको, उन्होंने उन्होंने अर्थशास्त्र में दिया था। और इसको जो है विभाजन, इसके जो भी अगर हम विभाजन की बात करें तो इसमें इसको तीन तरीके से विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले है एनोमिक, यानी जो कार्य बिना किसी एक इंसान की इच्छा के द्वारा बलपूर्वक किया जाए। नहीं, सॉरी, एनोमिक मतलब अगर कोई अपनी इच्छा से कोई कार्य कर रहा है। दूसरा है फोर्स्ड, यानी ना चाहते हुए भी बलपूर्वक जिससे कार्य करवाया जाए। और कम समन्वित, यानी पुअरली कोऑर्डिनेटेड, जिसमें जो आपस में कोऑर्डिनेशन है लोगों का वो काफी कमजोर रहता है, काफी पुअर रहता है। अब अगर हम अगली बात करें तो आ जाते हैं हम सुसाइड पर। सुसाइड में अगर सुसाइड की बात करें तो जब समाज पारंपरिक के
आधुनिक रूप में बदलता है तो एकजुटता कमजोर हो जाती है, और तो उसके नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं, जैसे कि दुर्कheim ने आत्महत्या के अध्ययन में दिखाया। आधुनिकता का शाह पक्ष यानी कि आत्महत्या का सामाजिक विश्लेषण। अब हम ये आत्महत्या का सामाजिक विश्लेषण करेंगे। इसमें दुर्कheim ने क्रांतिकारी तर्क दिया, आत्महत्या जो एक गहरा व्यक्तिगत कार्य लगता है, वास्तव में एक सामाजिक तथ्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे आत्महत्या के व्यक्तिगत कारणों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, बल्कि विभिन्न समाजों और समूहों के आत्महत्या की दरों की तुलनात्मक विधि यानी कंपैरेटिव मेथड का उपयोग करके विश्लेषण कर रहे हैं, ताकि सामाजिक कार्यों का कारणों का पता लगाया जा सके। उन्होंने दो प्रमुख सामाजिक शक्तियों की पहचान की जो आत्महत्या की दरों को प्रभावित करती हैं। इसका सबसे पहला है सोशल इंटीग्रेशन और दूसरा है सोशल रेगुलेशन। सोशल इंटीग्रेशन मतलब एक व्यक्ति अपने समूह या समाज से कितना मजबूती से जुड़ा हुआ है, और दूसरा है सामाजिक विनियमन यानी कि समाज द्वारा व्यक्ति के जीवन पर नियमों और मापदंडों के माध्यम से कितना नियंत्रण लगाया जाता है। ठीक है। अब इन्होंने बताया कि आत्महत्या जो है वो एक सामाजिक तथ्य है। औद्योगिकीकरण के बाद आत्महत्या की दरों में वृद्धि हुई है। सामाजिक अलगाव और निराशा इसके का भयानक संकेत है, और इसके विभिन्न कारण हैं, जैसे कि व्यक्तिगत चुनाव का बोझ, असफलता पर आत्मनिर्णय, बढ़ी हुई उम्मीदें, महत्वाकांक्षाएं, सामाजिक मानदंडों का कमजोर होना और धर्म और समुदाय का पतन होना। इसके इन्होंने चार प्रकार के सुसाइड के बारे में भी इन्होंने जिक्र किया है। एक हम ये चार प्रकार हैं। अहमवादी यानी इगोइस्टिक, यानी जिसमें समाज से कम एकीकरण, यानी कोई इंसान अगर समाज से कम जुड़ा हुआ है तो वो अहम में आके आत्महत्या करता है। दूसरा है अल्ट्रुइस्टिक यानी परोपकारी, अत्यधिक समाज एकीकरण, जैसे कि कोई फौजी बॉर्डर पर अपने देश के लिए जान दे देता है। तीसरा है एनोमिक यानी कम सामाजिक विनियमन, जिसमें कि समाज के जो नियम हैं उनके नॉर्मलेसनेस, वो समाज से उन नियमों को तोड़ते हुए या उसके ऊपर उसको ऐसा महसूस होता है कि ये उसके जीवन को कमजोर कर रहे हैं, तो वो आत्महत्या कर लेता है। तीसरा है भाग्यवादी यानी फैटलिस्टिक, अत्यधिक सामाजिक विनियमन, जिसमें वह बहुत सारे सामाजिक नियमों के कारण आत्महत्या कर लेता है। तो अब हम इनको एक बार एग्जांपल के तहत देखेंगे। अहमवादी में जब की बात करते हैं, हम इगोइस्टिक की सुसाइड की बात करते हैं, तो बहुत कम सामाजिक एकीकरण यह तब होता है जब व्यक्ति समाज से कटा हुआ हो और अकेला महसूस करता हो। आधुनिक समाजों में व्यक्तिवाद के बढ़ने से इसका खतरा बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पर एक अविवाहित और निसंतान व्यक्ति जो सामाजिक समूह से पूरी तरह अलग थलग पड़ गया है। दूसरा एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, ये मैंने आपको बताया कि एक सैनिक जो देश सेवा में अपने प्राण दे देता है, तथा यह सती प्रथा में एक विधवा अपने जीवन दान दे देती है। तीसरा है दंडहीन आत्महत्या। इसका अगर एग्जांपल ले तो अचानक अमीर या दिवालिया हो जाने पर एक व्यक्ति जो नए हालात से तालमेल नहीं बिठा पाता, तो वो अपनी जान दे देता है, अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है। और तीसरा है फैटलिस्टिक। इसका अगर एक एग्जांपल लें तो अगर एक स्लेव है, एक दास है, वह अपने जीवन में अपने मालिक के बहुत अधिक नियंत्रण में होने के कारण अपनी जीवन को खत्म कर लेता है। अगर हम बात करें, इन्होंने आखिर में जो बात की है इमाइल दुर्कheim ने, वह की है धर्म की अवधारणा। धर्म की अवधारणा इन्होंने अपनी पुस्तक यानी कंसेप्ट ऑफ रिलीजन, इन्होंने अपनी पुस्तक एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ में इसका जिक्र किया है। और इसकी इन्होंने परिभाषा दी है कि सेक्रेड चीजों के से संबंधित विश्वासों और प्रथाओं का एकीकरण प्रणाली। दुर्कheim के लिए समाज को एक साथ बांधने वाली सबसे मजबूत शक्तियों में से एक सामूहिक चेतना यानी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस थी। सामूहिक चेतना विश्वास, नैतिकताओं और दृष्टिकोणों का वह संग्रह है जो पूरे समाज को साझा किया जाता है। यह समाज का साझा मन
यानी कलेक्टिव माइंड, कलेक्टिव हार्ट के है, जो एकजुटता को संभव बनाता है, विशेष रूप से यांत्रिक एकजुटता वाले समाज को। धर्म पर दुर्खीम का दृष्टिकोण यह था कि धर्म का मुख्य कार्य सामाजिक है। धर्म का असली काम समुदाय और सामाजिक सामंजस्य बनाना। जब लोग किसी देवी देवताओं या टोटम की पूजा करते हैं तो वे अनजाने में ही अपने समाज की शक्ति की पूजा कर रहे होते हैं। उनके लिए भगवान समाज का एक प्रतीकात्मक रूप है। उन्होंने यह सिद्धांत ऑस्ट्रेलिया के अरुम्पा जनजाति के टोटमिज्म के अपने अध्ययन के आधार पर विकसित किया। पवित्र और लौकिक विभाजन, यानी सेक्रेड और प्रोफेन। उन्होंने पाया कि सभी धर्म दुनिया के दो हिस्से में बढ़ते हैं, पवित्र यानी सेक्रेड वे चीजें जो अलग, विशेष और पूजनीय है, और लौकिक यानी प्रोफेन जो रोजमर्रा की साधारण चीजें हैं। धर्म उन विश्वासों और प्रथाओं की एक प्रणाली है जो लोगों को पवित्र चीजों के इर्द गिर्द एकजुट रखती है। ठीक है। और इन्होंने बोला कि सोसाइटी ही ईश्वर है, यानी सोसाइटी एज गॉड इज सेक्रेड। अब अगर हम बात करें इमाइल दुर्खैम की, तो उन्होंने समाज शास्त्र को एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में स्थापित किया, जिसका अपना अनूठा विषय था सामाजिक तथ्य। उन्होंने यह समझने की एक शक्तिशाली ढांचा प्रदान किया कि समाज कैसे बदलता है और जटिल होते हुए भी कैसे एकजुटता बनाए रखता है। उन्होंने प्रदर्शित किया कि हमारी सबसे व्यक्तिगत भावनाएं और कार्य, जैसे कि आत्महत्या, भी हमारे आसपास की सामाजिक दुनिया से गहराई से प्रभावित होती है। तो ये था हमारा इमाइल दुर्खैम के ऊपर पूरा विषय वस्तु। और ये पूरा माइंड मैप आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक यूट्यूब के आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें डाल दिया जाएगा। और आगे हम और भी बचे हुए थिंकर्स, जो भी शायद 24 या 25 थिंकर और बचे हुए हैं, उनको हम लेके आएंगे और पूरी सोशियोलॉजी को हम इसी तरीके से माइंड मैप के थ्रू कवर करेंगे। इससे नोट बनाने में आसानी रहेगी और समझने में भी बहुत आसानी रहेगी। धन्यवाद।